नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है जो कि 25 नवंबर 2022 की एक जजमेंट है और इस जजमेंट की न्यूट्रल साइटेशन है 2022 DHC 005156 की। तो दोस्तों, इस जजमेंट में ये बताया गया है कि एक जो अपीलेंट है उन्होंने एक हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था, प्राइवेट नर्सिंग होम में। वहाँ पे जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एज ए स्पेशलिस्ट के तौर पे बताया था, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़ा-सा जो कंडीशन है वो जो उनको सर्जरी करनी पड़ी, फिर उसके बाद दोबारा से री-सर्जरी करनी पड़ी और फिर बाद में ये आरएमएल में इनको एडमिशन लेना पड़ा और उसके एग्रीवेट होके इन्होंने कंप्लेंट की थी सीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट जिसके जो सीएमओ है वहाँ से उनको उससे डिससैटिस्फाइड हुए और उससे एग्रीवेट होके अपील डाली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वहाँ पे इनके जो डॉक्टर्स के ऊपर वार्निंग दे दी और जो है कोई जो प्यूनिटिव स्टेप्स नहीं लिए, उससे एग्रीवेट होके 226 के अंदर एक रिट पिटीशन डाली थी। रिट पिटीशन में भी कोर्ट ने पाया कि जो आर्टिकल 226 के अंदर ये जो ग्रीवेंसेस है उसको नहीं एंटरटेन किया जा सकता। इसमें डिटेल इंक्वायरी की जरूरत होती है और जो वर्जन दिया गया था, जो कमिटी बैठाई गई थी वो एमसीआई का, उसमें जो वर्जन आया था वो उसको एक्सेप्ट किया गया और इसके उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर लेटर पेटेंट अपील थी वो फाइल की गई थी। लेटर पेटेंट अपील जो है वो सिंगल जज के जो ऑर्डर के अगेंस्ट में डाली जाती है और ये डबल बेंच में सुनी जाती है, एक एलपीए जिसे कहते हैं। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो डॉक्टर्स ने की जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर जो डिस्प्ले में जो क्वालिफिकेशंस बताई गई हों और अगर उनके पास जो क्वालिफिकेशंस हैं जो एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस ना हो और एज ए स्पेशलिस्ट के तौर पर डिस्प्ले की गया हो, तो वो भी एक तरह का एक वायलेशन है इनके जो स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस का। और उसका फिर बाद में यहाँ जजमेंट दिया कि जो पार्टीज की जो पोजीशन है उसे वापस रेलीगेट कर दिया और वापस जो है वापस इंक्वायरी कमेटी के पास जो है उसको भेज दिया। तो आइए थोड़ा सा डिटेल फैक्ट्स को हम देख लेते हैं, क्या बताया गया था इस जजमेंट में और क्या फैक्ट्स थे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर यही बताया, देखिए कि जो प्रेजेंट अपील है वो जजमेंट जो है दिल्ली हाई कोर्ट की जो सिंगल जज के ऑर्डर है 20/10/2016 की जो इम्पीच जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सिंगल जज ने डिसमिस कर दी थी रिट पिटीशन। और यहाँ बताया था कि कोई इन्फर्मिटी नहीं है जो व्यू टेकन बाय रिस्पोंडेंट 1, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो व्यू लिया है। और इसके बाद जो बताया गया कि आगे थोड़ा सा हम इसमें से आगे बढ़ते हैं और यहाँ बताया कि जो फैक्ट्स थे जो ये बता रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्स के ऊपर देखते हैं कि एक रिस्पोंडेंट यहाँ पर प्री फैक्ट्स ये हैं कि 4/5/2013 को अपीलेंट और उनके हस्बैंड हैं वो एक हॉस्पिटल है रिस्पोंडेंट नंबर 2 जिससे बनाया, वहाँ पे एडमिशन लिया था फॉर सम इनफर्टिलिटी एंड एंसिलरी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज। और यहाँ पे अपीलेंट ने एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 को एज ए डॉक्टर चूज किया था और जो रिप्रेजेंटेशंस जो दी गई थी मेड बाय हर कि वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो गायनेकोलॉजिस्ट है और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। और सम इन्वेस्टिगेशंस के बाद आफ्टर सम रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कुछ मेडिकेशन है जो प्रिस्क्राइब की और उनसे कहा कि जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो नॉट वेरी एलिजिबल थी, जो कि अपीलेंट द्वारा की थी। और 22/5/2013 को अपीलेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कहा कि हॉस्पिटल में आइए और इन्वेस्टिगेशंस हुई अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा और पाया कि एक कोई डिजीज है वो बताया गया, यहाँ पे मेंशन किया गया है इस डिजीज का। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने और जनरल सर्जन थे
उन्होंने एडवाइस किया कि अपीलेंट की एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत है और जो कि की जानी चाहिए, और फिर सर्जरी परफॉर्म की गई और अपीलेंट को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से 24/5/2013 को। और 24/5/2013 को 25/5/2013 को फिर से रीएडमिट किया गया कि उनकी जो कंडीशंस थी वो वर्सेंड हो गई और थोड़ा सा एब्डोमिनल स्वेलिंग और एसिडिटी, नॉइसिया और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की शिकायत हुई। फिर वहाँ पर भी सीरीज ऑफ टेस्ट बताए गए और 25/5/2013 को डायग्नोज किया कि सफ़र फ्रॉम एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और जो बीमारियों के नाम है वो लिखे गए, और प्लूरल रेफ्यूजन जो था, और उसके बाद फिर से हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और इस बार हॉस्पिटलाइजेशन 9 दिन का रहा, 26/5/2013 से 3/6/2013 का। और उसके बाद जो अपीलेंट की कंडीशन थी वो वर्सेंट हो गई और फिर बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया उस हॉस्पिटल से, और फिर उसके बाद एडमिट कर दिया एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ एडवाइस किया गया कि इनको इंटेस्टाइनल एडेशन और फिर इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत है, जिससे जो एक 200 मिलीलीटर की पस है एब्डोमेन में। और 10 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अब अपीलेंट को डिस्चार्ज कर दिया। अब उसके बाद हस्बैंड ने एक कंप्लेंट फाइल की, रिस्पॉन्डेंट नंबर जो 3 है डिस्ट्रिक्ट सीएमओ को, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैटर बताया और कहा कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 की साइड से और हॉस्पिटल की साइड, हॉस्पिटल एंड एक दूसरे डॉक्टर का नाम दिया, और फिर बाद में बताया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए डॉक्टर्स के अगेंस्ट में। रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एग्जामिन की, एग्जीक्यूटिव से एग्जामिन किया और स्टेटमेंट्स लिए और कॉपी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी एग्जामिन किया। फिर 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने पाया कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी नहीं हुई है उस हॉस्पिटल में, और फिर ऑर्डर था वो ये बताया है यहाँ पे। अब उसके एग्जीक्यूटिव का जो ऑर्डर को कंफर्म कर दिया था रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने, और उससे डिससेटिस्फाइड होकर रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने अपील फाइल की थी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एथिक्स कमेटी ने कंसीडर किया मेडिकल इसको और बाद में पाया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने वायलेशन की है 1.41 जो क्लॉज है, और उसके बाद क्लॉजेस यहाँ पर मैं मेंशन कर दिए हैं। और फिर एथिक्स कमेटी के बेसिस पे रिस्पॉन्डेंट नंबर को कोई कहा कि अपने जो कोई एक्रोनियम्स जो है क्रेडेंशियल्स यूज किए हैं प्रिस्क्रिप्शंस में, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बताई हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा नहीं लिखी हैं, और ये सब फाउंड टू बी फेक, यहाँ पर ये चीज़ बता दी गई है। एथिक्स कमेटी ने एक वार्निंग इशू कर दी थी और कहा कि वे केयरफुल रहें कंडक्ट में, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 को कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस से डायरेक्टेड किया कि इस तरह की प्रैक्टिस से आप बचें। अब एथिक्स कमेटी के बाद जो है इस डिसीजन से उन्होंने अपीलेंट ने रिट पिटीशन फाइल की 226 के अंदर। उसने कहा कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने सिर्फ जो है वार्निंग इशू की है और कोई फाइंडिंग जो है मेडिकल नेग्लिजेंसी की और कोई प्यूनिटिव स्टेप्स नहीं लिया रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के अगेंस्ट, और इसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं ग्रीवेंसेस बताई थी। और फिर इसके बाद सिंगल जज ने डिसमिस कर दी पिटीशन को और कहा कि ड्यू कंसिडरेशन जो मेडिकल ट्रीटमेंट एडमिनिस्टर किया गया था अपीलेंट को द्वारा बाय रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एडमिनिस्टर्ड टू द रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, और इसके बाद सिंगल जज ने कहा कि ड्यू कंसिडरेशन दिया गया है। और इसके बाद एक कमला देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन पर रिलाई किया और पाया कि रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 जो है वो प्रॉपर रेमेडी नहीं है जब तक कोई नेग्लिजेंसी फेस में ना हो, और चूंकि जो नेग्लिजेंसी इन्वॉल्व है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, तो पावर जो है एक्सरसाइज नहीं की जा सकती आर्टिकल 226 द्वारा, और एक डिटेल एविडेंस की जरूरत होती है और जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है जो कि सिर्फ ट्रायल द्वारा किया जा सकता है। तो इसे खारिज कर दी। इसके बाद जो माननीय यहाँ पर LPA फाइल में फाइल किया, तो ये काफी लंबी लेंथी जजमेंट है। बाद में कंक्लूजन पे ये निकला कि माननीय कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्टेशन ये दिया कि पैरा नंबर 10 में बताया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने जो बताया कि वो एक गायनेकोलॉजिकल और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट थी और उनके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी इन ट्रेनिंग ऑफ द फील्ड पे, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 ने मिसलेड किया पब्लिक को अबाउट हर क्वालिफिकेशन और बाय पोस्टिंग साइंस आउटसाइड द कैबिन्स क्लेमिंग कि वो एक्सपर्ट हैं, और ऑफिशियल स्टैम्प्स भी बताई गई जो कि फॉल्स क्वालिफिकेशन है। तो एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 जो है वो उसको डिसिप्लिनरी एक्शन की जरूर रिक्वायरमेंट है और सेंसर्ड बाय रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 एंड रिस्पॉन्डेंट नंबर 3। और रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 ने एक सुपरफिशियल इंक्वायरी की है और कंक्लूजन पे आ गए कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं हुई है, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 ने ये कंक्लूड किया कि रिस्पॉन्डेंट नंबर
2 जो है वो गिल्टी हैं फॉल्सिफाइंग फैब्रिकेटिंग मेडिकल क्रेडेंशियल्स और कोई भी इस पर प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिया। अब इस पोजीशन पर उन्होंने कह दिया कि रेलीगेट कर दिया उस पोजीशन पे और यहाँ कहा कि जो इम्प्यून जजमेंट हो रहा है उसको सेट असाइड कर दिया और रेलीगेट कर दिया पार्टीज को रिस्पोंडेंट नंबर 3 और कि वो रिकंसिडर करें इश्यूज को फ्रेश से और देखें कि डिस्कशंस जो हुई हैं प्रिंसिपल पे और राइट्स एंड कंटेंशंस ऑफ पार्टीज हैं दोनों पार्टीज की ओपन रहेंगी। तो इस पे अपील को इस ग्राउंड्स पे अलाउ कर दिया। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।